वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। नियर अबाउट 19 डेज। आफ्टर 19 डेज वी आर आमने सामने। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग होगा। इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतरात्मा दुखी है, इसलिए बनाना पड़ रहा है। तो आज की क्लास में मैथ से अलग हट करके कुछ देखते हैं कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, और उसके बाद फिर अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जैसा अपना क्लासेस के अकॉर्डिंग चल रहा था उसी तरीके से रन होगा। तो अभी आज के करंट सिनेरियो में एक जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है आपका कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस, जिसकी वजह से तमाम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार आप डाटा देख रहे होंगे, आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको कॉलर ट्यून के माध्यम से अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स को अप्लाई कर रही है ताकि लोग अवेयर हो जाएं और इस महामारी से, ये जो पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, इससे हम लोग जीत पाएँ। अभी आज के इस करंट सिनेरियो में कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझेंगे जो कि लगातार आप देख पा रहे हैं। हो सकता है चीज़ें कुछ कम समझ आ रही हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने उचित समझा तो यहाँ पर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आइए ज़रा समझते हैं आज के इस जो हमारा बर्निंग टॉपिक है इसको, और उसी के साथ समझेंगे कि इससे किस तरीके से हम लोग निजात पा सकते हैं। तो RT-PCR की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3-4 तरीके के टेस्ट प्रॉपर रन हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग SARS-CoV-2 वायरस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कोविड-19 जो बीमारी है उसको हम पता कर पा रहे हैं। जिसमें एक आपके पास आता है RT-PCR टेस्ट, एक आता है TrueNet, एक आता है एंटीजन टेस्ट यानी एंटीबॉडी जनरेटर टेस्ट। इसके अलावा 3 टेस्ट के अलावा कोई हमारे पास चौथा टेस्ट इस तरीके का नहीं है जो इसकी श्योरिटी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, लेकिन वो लिम्फोसाइट टेस्ट होता है जिसमें बेसिकली एंटीबॉडी की हम लोग जांच करते हैं, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता है कि SARS-CoV-2 बॉडी के अंदर है या नहीं है। तो RT-PCR टेस्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है, जिसमें बताते हैं रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के बारे में, ये जो पूरा ओवरऑल टेस्ट है ये बेसिकली PCR टेस्ट पर बेस्ड है। PCR टेस्ट में होता है क्या है कि जो RNA होता है ये एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, और इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके वापस से DNA में कन्वर्ट करते हैं, और DNA में कन्वर्ट करने के बाद में फिर ह्यूमन DNA के माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि उसकी बॉडी में SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया बोली जाती है जो यहाँ पर लिखी गई, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसलिए इस टेस्ट को हम लोग रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन की जगह पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ICMR ने 4500 रुपये रखा हुआ है। ICMR आप जानते हैं भारत की एक संस्था है जो इस समय करंट सिनेरियो पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। इस SARS-CoV-2 वायरस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के थ्रू आ रही हैं। जो भी डाटा आप देख रहे हैं, सैंपल कलेक्शन देख रहे हैं, वो सब ICMR के थ्रू ही हो रहा है। तो ICMR ने 4500 रुपये इसका कॉस्ट रखा हुआ है। एंटीजन टेस्ट जो होता है, ये एंटीजन टेस्ट 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दे देता है, जबकि इसको ये जो RT-PCR टेस्ट है ये लगभग कम से कम 4 घंटे का समय लेता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। उसके बाद ये डिटेक्ट करके बता पाता है कि असल में बॉडी में SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं है। एंटीजन टेस्ट में अच्छा है और ख़राब भी है, दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी पर्सन का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर SARS-CoV-2 वायरस है। ये इसका फर्स्ट केस रहा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको आगे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो 101% क्या है, कोविड-19 से इफेक्टेड हो चुका है, SARS-CoV-2 वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। जबकि इसी जगह पर अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो नेगेटिव होने की कंडीशन में हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो पर्सन वास्तव में नेगेटिव है या नहीं है। मतलब अगर पर्सन नेगेटिव है तो फिर हमको फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इसी चीज़ में इस समय आप करंट सिनेरियो में देख रहे होंगे एक टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसको TrueNet टेस्ट बोल रहे हैं। ये TrueNet टेस्ट क्या है, ये अभी हाल ही में एक ICMR ने इसको परमिशन दे दी है कि इस टेस्ट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं टू डिटेक्ट दी SARS-CoV-2 वायरस। यहाँ पर हम देखते हैं ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लेता है, और 1 से 1.5 घंटे के समय में ही आपको प्रॉपर बता देता है कि ये बॉडी के अंदर SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं है। RT-PCR के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एक तो इसका कॉस्ट बहुत कम है और दूसरा इसके पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लगभग 89% श्योरिटी होती है TrueNet के टेस्ट में कि जो ये रिजल्ट दे रहा है वो ऑथराइज है या नहीं है। तो ऑथराइज मीन्स वो 89% केसेस में डिटेक्ट कर लेता है, बाकी जो आपका 11% बच रहा है उसमें हो सकता है कि डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये ओरिजिनली फॉर्म किया गया था टीबी को डिटेक्ट करने के लिए,
फिर उसके बाद में इसको गोवा बेस्ड कंपनी ने बनाया हुआ है। ये बेसिकली 3 डिसीज पर काम करता है, एक टीबी है, एक HIV। SARS-CoV-2 वायरस अभी हाल ही में इसके लिए परमिशन दे दी गई है। तो ओवरऑल अभी क्या है कि हमारे पास 3 तरीके के टेस्ट हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक टीबी, दूसरा HIV और तीसरा SARS-CoV-2 वायरस यानी कोविड-19। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जिस भी डिसीज को हमें कंफर्म करना है, मैकेनिज्म उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में कुछ प्रक्रिया होती है, आप यूट्यूब पर इजीली डाल सकते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका वर्किंग किस तरीके से है। ICMR ने इसका टेस्ट इसका जो कॉस्ट रखा हुआ 1300 रखा हुआ है, कॉस्ट भी कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद में एक आप देख रहे होंगे, अब ओवरऑल अगर हम इन 3 टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सरकार को RT-PCR टेस्ट ज़्यादा जो इसमें पॉपुलर चल रहा है उसकी जगह पर हमें इसको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि इन 3 टेस्ट के कंपैरिजन में आप समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 अफेक्टेड है, मान लेते हैं कि वो अफेक्टेड है, तो RT-PCR टेस्ट अभी सरकारी अस्पतालों में जो भी इसकी टेस्टिंग हो रही है आप देख रहे हैं वो लगभग 5 से 6 दिन का समय ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि सैंपल तो उन्होंने ले लिया, उसके बाद वो डाटा फीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन डाटा फीडिंग प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से क्या है कि 7 से 8 दिन का समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम 5 दिन का भी मिनिमम समय लेकर के चलते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो भी देखिए बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को डबल म्यूटेंट वायरस लग रहा है तो वो 4 से 5 दिन में ही अपना दम तोड़ दे रहा है। तो इस सिचुएशन में RT-PCR टेस्ट होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है भी और हमें ये 5 दिन के बाद पता चल रहा है तो एक बात तो उस व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो दिया है और दूसरी बात ये वो कई लोगों को अफेक्टेड कर चुका है। तो इस वजह से RT-PCR टेस्ट मेरे हिसाब से उतना पॉपुलर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट ज़्यादा बेहतर है, एक तो इसका कॉस्ट कम है, दूसरा इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरीके की टेस्टिंग मशीन जो हैं वो जगह जगह पर लगाई जा सकती हैं और इजीली इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय लेता है और ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट पता चलेगा तो हम ज़्यादा प्रिकॉशंस और ज़्यादा प्रोटेक्शन उस बंदे को दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। मगर अभी सरकार का क्या है कि सरकार के पास में अपने यहाँ पर क्या है कि एक लीग बनती है, अब उस लीग के अकॉर्डिंग जो लीग बन गई सबको उसी लीग पर प्रॉपर काम करना है। अब RT-PCR एक बार ऑथराइज कर दिया गया है तो RT-PCR ही आपको सब जगह देखने को मिला। आप जितने भी जो भी आपके CSC चल रहे होंगे, आप वहाँ पर जा रहे होंगे तो जो भी रिपोर्ट आती है आप उसमें RT-PCR ही देख रहे होंगे, ट्रूनेट नहीं देख रहे होंगे। हालांकि ये थोड़ा सा टेस्ट महंगा है लेकिन तब भी इसको मेरे हिसाब से अप्लाई कर देना चाहिए और ये बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जब एक चुनावी रैली चल रही होती है तो जो हमारे चुनावी बूथ तैयार होते हैं वो रातों रात तैयार हो जाते हैं। तो अगर चुनावी बूथ रातों रात तैयार हो सकते हैं तो फिर आखिरकार इस टेस्टिंग के लिए जगह जगह बूथ क्यों नहीं तैयार हो सकते हैं। मगर अभी क्या है कि हो सकता है गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। साथ ही साथ इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका कॉस्ट उसके कंपेरिजन में 1/3 ही है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। ICMR ने इसका कॉस्ट 4500 रुपये रखा हुआ है, लेकिन जब भी आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कराने जाते हैं टेस्टिंग तो वो 4500 रुपये नहीं ले रहे हैं, इसका कॉस्ट लगभग 7000 से 8000 रुपये चल रहा है। जबकि इसी जगह पर अगर हम ट्रूनेट को देखते हैं तो ट्रूनेट बहुत ही कम जगह पर देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपको लखनऊ में इस तरीके के टेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हालांकि ये भी लगभग 2 दिन का समय ले लेते हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेहतर है। एंटीजन टेस्ट, एंटीजन जो चल रहा है वो ठीक है, बेहतर है। थोड़ा सा जो टेस्टिंग स्पीड है वो सरकार को बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्टिंग स्पीड हम नहीं बढ़ाएंगे और ये जो ड्यूरेशन टाइम चल रहा है टेस्ट को वायरस को डिटेक्ट करने का थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है, जिस वजह से काफ़ी लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं PPE की। PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका कॉस्ट है 1157 रुपये। वैसे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसका कॉस्ट लगभग 2000 रुपये के करीब है। अगर आप सरकारी संस्थान जस्ट लाइक दी PGI अगर आप यहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये आपको 1157 रुपये का मिलता है, जिसमें आपको पूरा कवर कोट दिया जाता है, ग्लास दिया जाता है, ग्लास में चश्मा, ओवरऑल जितना भी है सब कुछ आपको, ग्लव्स से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ, ये पूरा PPE दिया जाता है। ये PPE इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद में देखते हैं जरा डॉक्टर शोध। आप इस समय करंट सिनेरियो में देखेंगे, आप डॉक्टर शोध, जब भी किसी डॉक्टर को MBBS या MD कोई भी डिग्री दी जाती है तो आपको एक शपथ दिलवाई जाती है। शपथ क्या कहती है? रोगी की सेहत के लिए यदि मुझे खान पान में परहेज करना पड़े तो मैं अपनी योग्यता व परख शक्ति के मुताबिक ऐसा अवश्य करूंगा, किसी भी नुकसान या अन्याय से उसकी रक्षा करूंगा। यहाँ पर देखिए एक अंडरलाइन वाली बात क्या है कि किसी भी नुकसान या अन्याय से मरीज की मदद की जाएगी। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे लिखा हुआ है। अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है कि हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है, बैड ऑफ द वर्स्ट। जो डॉक्टर है
वो ट्रीटमेंट करने को तैयार ही नहीं है। यानी जिनको हम फ्रंट वॉरियर बोल रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से फ्रंट वॉरियर कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो डाटा, सरकार डाटा रिलीज नहीं कर रही है, अगर आप दो डाटा को देखें, एक वो जिसमें लोग कोविड-19 से मर रहे हैं और दूसरा वो जिसमें लोग कोविड-19 ना होने के कारण, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट को नहीं मिल पा रहा है इस कारण से मर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है उनकी संख्या ज़्यादा है कंपेरिजन टू दी कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस। खैर, अभी इस मुद्दे पर हम लोग बाद में आते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं जरा पीजीआई की। पीजीआई हमारे यहाँ का रिसर्च सेंटर है। पीजीआई भारत में कई हैं, एक जो मैं बात कर रहा हूँ वो एसजीपीजीआई लखनऊ की बात कर रहा हूँ। सरकारी संस्थान है जहाँ पर लगातार अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग तरीके से रिसर्च किए जाते हैं। अब वहाँ का सिस्टम वर्तमान स्थिति में ये चल रहा है कि वहाँ पर कोई ओपीडी नहीं रन हो पा रही है। इसके अलावा जो इमरजेंसी में पेशेंट्स लिए जा रहे हैं उनको देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर ये जो एक पूरी चेन है, आइए जरा इस चेन को समझ लेते हैं। एचओडी सबसे ऊपर होता है, एचओडी के नीचे कुछ प्रोफेसर, उनके नीचे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे कुछ रीडर, फिर रीडर के नीचे कुछ सीनियर डॉक्टर, फिर सीनियर डॉक्टर के नीचे कुछ जूनियर डॉक्टर, उसके नीचे नर्सिंग स्टाफ और उसके नीचे स्वीपर। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम ध्यान से देखते हैं, आप सोचिए कि जहाँ पर जिनको हम फ्रंट वॉरियर का नाम दे रहे हैं तो डॉक्टर्स की एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिंदगी तो सभी को अपनी प्यारी है लेकिन डर भी सभी के लिए है। लेकिन उस डर के पीछे अगर हम छुप करके बैठ जाएंगे देन आई थिंक दिस इज नॉट अ फेयर। कहीं ना कहीं हम अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। कर्म मतलब जो हमारी ड्यूटी है, हमें अपनी ड्यूटी तो एटलीस्ट परफॉर्म करनी चाहिए। अब डर तो सभी के लिए है, क्या एक आम आदमी के लिए डर नहीं है जो सड़क पर रोजी रोटी कमाने के लिए डेली निकल रहा है। तो ये चीज़ जो करंट सिनेरियो में डॉक्टर्स कर रहे हैं, मतलब कोई राउंड नहीं है। एचओडी जो हमारे हैं वो राउंड पर निकल नहीं रहे हैं, वो अपने ही चैम्बर में बैठे हुए हैं। अब जब एचओडी अपने चैम्बर से नहीं निकलेंगे तो भाई प्रोफेसर या उसके अंडर में जो लोग हैं वो कहेंगे भाई जब एचओडी नहीं निकलना तो हम फिर राउंड पर क्यों निकलें। इस वजह से आप देखेंगे कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर ये नहीं निकल रहे हैं। अब जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस समय वहाँ के एचओडी को संभाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारा लीडर ही गड़बड़ है तो आगे का जो सिनेरियो होगा वो कैसे बेहतर हो सकता है। इस सिचुएशन में जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो एचओडी संभाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई देखने सुनने वाला नहीं है तो एचओडी किस तरीके से जो हमारी ओपीडी है वो किस तरीके से ओपीडी हमारी रन हो रही होगी। ये जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं ये ऑलरेडी वहाँ पर एमबीबीएस या एमडी होते हैं, ये वहाँ पर डिग्री लेने आए होते हैं, डीएम या एमसीएच की डिग्री लेने के लिए आए होते हैं। तो ये काफ़ी वेल मेंटेन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन नॉलेज एंड डिग्री बोथ आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। दोनों ही पूरी तरीके से अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के पास डिग्री है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पास उतना ही बढ़िया नॉलेज भी है, क्योंकि आप चीज़ों को रट्टा मार करके या उनको क्रैम करके नहीं सीख सकते हैं। आपको सीखने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। अब जबकि हमारा सीनियर डॉक्टर इस तरीके से ढिलाई बरत रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जूनियर डॉक्टर होंगे फिर वो क्या करेंगे, और उसके बाद फिर नर्सिंग स्टाफ और स्वीपर, ये जो पूरी की पूरी चेन बन रही है। आप समझ रहे हैं कि अगर ऊपर का एक दो सिस्टम गड़बड़ है तो फिर उसके बाद से नीचे का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, और जो कि वहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई राउंड नहीं, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं, कोई विजिट नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ केवल ऑन पेपर ही रन हो पा रहा है। वहाँ पर आरटीपीसीआर की जगह पर ट्रूनेट प्रॉपर अप्लाई किया जा रहा है। ट्रूनेट को अगर आप वहाँ पर ट्रूनेट के थ्रू आप अपनी जांच कराना चाहते हैं तो आपको लगभग 600 रुपये पे करना होता है। इसके साथ ही साथ 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद ही फिर वो जांच करके आपको बताते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे पीजीआई के अंदर, तो पीजीआई के अंदर किसी भी आउटसाइडर का ट्रूनेट जाँच नहीं है, यानी जो वहाँ के इंटरनल हैं उन्हीं की जाँच है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ट्रूनेट के लिए जाँच जा रही है, फिर 2 दिन के बाद में वहाँ से आता है कि आपका सैंपल जो है वो ख़राब हो चुका है, हमें दूसरे सैंपल की ज़रूरत है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो वापस से वहाँ का रेगुलर पेशेंट है, रेगुलर पेशेंट का मतलब कि वो इधर उधर अपने आप को नहीं दिखाता है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी वहाँ पर प्रॉपर फाइल है, वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी वो 4 दिन तक 3 दिन तक उसका आरटीपीसीआर या ट्रूनेट, मतलब कुल मिलाकर के SARS-CoV-2 वायरस की जाँच ही नहीं हो पा रही है कि व्यक्ति के अंदर SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं, और इस सिचुएशन में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। इस तरीके के वहाँ पर ढेरों केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। एक छोटा सा केस लेते हैं, मेरी आंखों के सामने का ही केस है। 2015-16 का ये केस रहा। एक व्यक्ति जो कि लगभग मतलब बचने की ना के बराबर उम्मीद थी, वो व्यक्ति पीजीआई जाता है, वहाँ का रेगुलर पेशेंट था, और उसको वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स प्रॉपर हैंडल करते हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो पीजीआई उस व्यक्ति को एक नई जान दे देता है, एक नई जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है। डॉक्टर्स इसी बिहाफ पर गॉड के पैरेलल माने जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भगवान के तुल्य ही लोगों को जीवन दे रहे हैं। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो की तो सिचुएशन एकदम गड़बड़ है।
व्यक्ति को वही सेम बीमारी है, सब कुछ सेम है, लेकिन बस अंदर केवल एक चीज़ का है कि इस बार कोविड-19 है। और कोविड-19 की जब तक वो SARS-CoV-2 जांच यानी कोविड-19 की जांच नहीं करा लेते हैं तब तक वो ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है। और इस सिचुएशन में क्या है कि व्यक्ति दम तोड़ रहा है। बहुत ही खराब सिचुएशन, बहुत ही मीन्स बैड ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है तो फिर अन्य जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये 3 टेस्ट यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहे हैं और इन 3 टेस्ट के कंपैरिजन में कोई भी टेस्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है जो कि आपको 3 से 4 घंटे में प्रॉपर रिपोर्ट दे पाए। शायद इसलिए क्योंकि लैब की कमी है, तो शायद गवर्नमेंट को लैब बढ़ा देनी चाहिए मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इस पेंडेमिक पर हमें जंग जीतनी है तो हमें इस तरीके के स्टेप्स लेने होंगे और ये आसानी से लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जस्ट लाइक दी सोनू सूद। अभी अगर आप देखें तो सोनू सूद का बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद वो अपनी दम पर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि जो काम एक सांसद को करना चाहिए, एक विधायक को करना चाहिए, एक पार्षद को करना चाहिए, एक सभासद को करना चाहिए, शायद वो काम ये लोग ना करके केवल ये दुखड़ा रोना कि हमारी तो सांसद नीति बंद कर दी गई है, हमारी तो विधायक नीति बंद कर दी गई है, हमारे पास तो कोई फंड ही नहीं आ रहा है, तो हम लोगों की हेल्प किस तरीके से करें। इस तरीके के टास्क को वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब उसका नाम क्यों होगा? क्योंकि अगर उसका हम नाम कर देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की अपनी किरकिरी होगी। इसलिए गवर्नमेंट चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार का रहा, 2014 में लॉन्च किया गया, उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्या उसकी समीक्षा है, अभी आपको उसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी हम ये जानना चाहें कि भारत सरकार के माध्यम से NSSO जिसका काम है डाटा सैंपल कलेक्ट करना, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग भारत में स्वस्थ हैं, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको ये डाटा प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा कि ओवरऑल हेल्थी पर्सन हमारे पास कितने हैं। हाँ, स्टेट वाइज डाटा जारी होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप एक पाई चार्ट के माध्यम से देखना चाहें कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है, कितने लोग प्रॉपर हेल्थी हैं, कितने लोग अनहेल्थी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। जरा PGI की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति, एक मरीज जो कि वहाँ पर एडमिट होता है और उसको अभी ये नहीं पता है कि उसको कोविड-19 है या नहीं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप पेशेंट से 1157 रुपये केवल इस बात के लिए जा रहे हैं कि हम उसे विजिट करने आ रहे हैं। व्यक्ति एक दिन में 2 बार 3 बार उसको विजिट करने के लिए आता है, वो पूरी ड्रेस पहन रहा है, यानी 1157 लगभग 1200 रुपये का वो पूरा ड्रेसअप लेता है, जिसका जो चार्ज है वो पेशेंट या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो पे कर रहे हैं। वो आता है, वो देखता है और उसके बाद में फिर वो चला जाता है, यानी उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप नर्सिंग स्टाफ से ये बात बोलते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर्स आकर के देखेंगे। डॉक्टर्स को अगर आप ये बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये केस जब तक अभी पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं हो जाता है कि उनको SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं है, तब तक हम इस पर आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि यही पूरा सिनेरियो इसके पहले जिस डॉक्टर ने देखा, वो डॉक्टर PGI में नहीं थे, वो BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं। उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने सब चीज़ बता दी कि इनको क्या क्या दिक्कत होने वाली है। जांच हो रही है, PGI के अंदर जांच हो रही है और मेरी उनसे बात हो रही है और आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने कहा कि इनको निमोनिया हो जाएगा। फिर जांच होती है तो पता चलता है कि हाँ भैया इनको निमोनिया हो चुका है। उन्होंने कहा इनका जो स्वेलिंग सिस्टम है, चीज़ों को निकलने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और ये बातें वहाँ पर बिल्कुल सही साबित होने लगी। लेकिन एक जो होता है कि हाँ, अगर एक पेशेंट की पुरानी फाइल वहाँ पर है तो शायद पुरानी फाइल से हमें कुछ वहाँ से गेन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो केवल चीज़ों को टाल मटोल करने पर लगे हुए हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति को दम तोड़ देना पड़ता है। फिर जब व्यक्ति दम तोड़ता है तो फिर यहाँ से पता ही नहीं चलता है कि वो असल में SARS-CoV-2 वायरस से दम तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। फाइनली जो आपकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में कुछ बेसिकली पता नहीं चल पाता। अब अगर पता चल भी जाता है कि वो अफेक्टेड है या नहीं है तो फिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब कहा जाता है कि एक व्यक्ति को SARS-CoV-2 वायरस इस वजह से उसने मतलब दम तोड़ दिया। अब यहाँ से 2-3 जो अलग अलग सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति जो कि उसी मरीज के साथ में परमानेंट है, प्रॉपर उसकी सेवा कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसी के साथ में है, कोई उसके साथ में नहीं है। अगर उस व्यक्ति को सच में SARS-CoV-2 वायरस था तो क्या उसकी जो हेल्प में लगा हुआ है क्या उसको SARS-CoV-2 वायरस नहीं होगा? मतलब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी उसकी हेल्प के लिए बंदा लगा हुआ है, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति ने 6 दिन से वो व्यक्ति सोया नहीं है, वो प्रॉपर दिन रात अकेले ही उसकी सेवा में लगा हुआ है। उसके बाद वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, डाइट प्रॉपर मीन्स डाइट ले ही नहीं रहा है, मतलब 6 दिन से वो व्यक्ति सोया नहीं है, 6 दिन से उस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं है। यार इतना इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रांग हो सकता है कि SARS-CoV-2 जैसा वायरस जो किसी व्यक्ति को लगता है तो उससे 4 से 5 दिन में एकदम तोड़े दे रहा है, वो वायरस एक व्यक्ति को होता है 14 अप्रैल से वो व्यक्ति बीमार होना शुरू होता है। फिर उसके बाद में फाइनली वो 1 तारीख को एक्सपायर कर जाता है। 20 से 22, 23 से फिर एक व्यक्ति उसके साथ में लगता है और परमानेंट उसके साथ में लगा रहता है।
यानी तब तक 1 तारीख तक, जब तक कि वो व्यक्ति एक्सपायर नहीं हो जाता है। और इन 6 दिनों में 7 दिनों में आप देखेंगे कि डॉक्टर से कहना कि भैया इस व्यक्ति को SARS-CoV-2 वायरस है, जबकि जो व्यक्ति उसके साथ लगा हुआ है उस व्यक्ति को SARS-CoV-2 वायरस हो ही नहीं रहा है। जबकि सरकार का खुद का डॉक्टर का खुद का ये कहना है कि एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो रही है, ये हवा में फैल चुकी है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो भी है, ठीक है। इसके पहले उस व्यक्ति की जांच कराई जा रही है, RT-PCR टेस्ट उसका हो रहा है, उसकी 3 रिपोर्ट है और 3 रिपोर्ट में वो निगेटिव आ रहा है। लेकिन एट अ लास्ट मोमेंट आप देखेंगे कि जब उसको सच में मेडिसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब कहा जा रहा है कि भैया इनको तो SARS-CoV-2 वायरस हो चुका है, इनको कोविड-19 हो चुका है। हाउ इज इट पॉसिबल? जबकि उस व्यक्ति को कहीं पर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाया ही नहीं जा रहा है, सारा का सारा ट्रीटमेंट उसको घर पर ही दिया जा रहा है, उसके बाद भी इस तरीके की सिचुएशन है। आप समझ रहे हैं ना, लोग इसलिए नहीं मर रहे हैं कि उनको SARS-CoV-2 वायरस हो रहा है, लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब मेरे पास तमाम इस तरीके के डॉक्टर्स के चैट है, मैं रिवील नहीं कर सकता, मजबूरी है मेरे सामने, अदरवाइज मैं उनको दिखाऊं तो ये उन्हीं का कहना है। वो आज एक अच्छी पोजीशन पर हैं, एक बड़ी जगह पर हैं और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बात एकदम सही है कि लोग कोविड-19 की वजह से कम मर रहे हैं, लोग सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण से ज़्यादा मर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो PPE आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? इसलिए ताकि आप इन चीज़ों को देखो, डर सभी को है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक धैर्य और एक हमारा ज्ञान वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं डॉक्टर्स को मर जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भैया अगर हर व्यक्ति अपने ही ड्यूटी से पीछे हट जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप सोचो, सैनिक मारे डर के हथियार उठाना ही बंद कर दे, डॉक्टर्स मारे डर के दवाई देना ही बंद कर दे, शिक्षक मारे डर के पढ़ाना ही बंद कर दे, तो आप सोचिए कि देश की स्थिति क्या होगी। और ये केवल एक भारत देश की ही बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की यही बात है। यानी पूरी दुनिया में फिर आप सोचिए कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्म से विमुख होने लगेगा तो फिर आगे देश कैसे ही बढ़ेगा। मुझे हरिशंकर प्रसाद जी का एक भजन याद आता है जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे जी पाएगा, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इस तरीके की सिचुएशन क्या ही कहा जाए। और इसका परिणाम ऐसा नहीं कि केवल एक आम आदमी ही भुगत रहा है, ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ भी हो रही है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के अपने ही मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ दूसरों के साथ में अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं कोई दूसरा आपके साथ भी या आपके रिलेटिव्स के साथ भी अप्लाई कर रहा है। फिर जब कोई अपना जाता है तब फिर दर्द समझ में आता है, लेकिन जब तक अपना कोई नहीं जा रहा है तब तक हमें दूसरा व्यक्ति जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से बस एक समझ रहे हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम भी समझ में आ रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा कष्ट की बात है। मैंने हमेशा ड्यूटी को प्रेफरेंस दिया और उसके बाद में जब मैंने इस तरह की सिचुएशंस देखी, मन बहुत ही ज़्यादा मेरा खट्टा हो गया। आइए जरा बात कर लेते हैं जो इस समय करंट सिचुएशन में ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और उसमें लगातार डॉक्टर्स ये प्रोन पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोन पोजीशन। भैया देखो, प्रोन पोजीशन क्या है? जब व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, जब व्यक्ति को प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा है तो आपके वहाँ पर प्रोन पोजीशन काम नहीं आएगी। हर चीज़ का एक समझ रहे हैं ना, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। फिर कोई भी चीज़ लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपके, अब ये प्रोन पोजीशन है, किसी का अगर ऑक्सीजन लेवल 94 92 तक जा रहा है तब तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, 90 तक चला गया, 88 तक चला गया, एक हेल्दी पर्सन, तब तो आप इस प्रोन पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 33 35 40 जा रहा और आप कहें कि उसको प्रोन पोजीशन के लिए नहीं, भैया उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के तो हमारे योगा में बहुत सारे तरीके हैं, आप देखेंगे भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, लेकिन ये सब चीज़ें तो उस व्यक्ति के लिए है ना जो व्यक्ति प्रॉपर हेल्थी है, जिसके प्रॉपर लंग्स काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 60 चला गया है, अब हम उससे कहें आप भस्त्रिका करिए अभी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता है यार। इस समय उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन देने की बात की जाती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा मारामारी है। गवर्नमेंट चाहे तो इस मारामारी को दूर कर सकती है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है। दिस इज द ट्रुथ। अगर गवर्नमेंट अपने आप पर आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि धारा 370 सरकार ने रातों रात हटा दिया, रातों रात सब कुछ हो जाता है। मध्यवर्ती चुनाव होने थे पिछले साल कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश में, सरकार ने रातों रात वहां पर खेल दिया, लेकिन जब यहाँ पर कुछ करने की बारी आती है तो सरकार रातों रात ये काम नहीं कर सकती है। हालांकि उनके पास प्रॉपर राइट्स हैं, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। इस मामले में हमारे देश के जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं उनका भी कोई कम रोल नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात सिखाता हूँ कि धरातल से जुड़ करके रहो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी जीवन में उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकते हैं जो करना चाहिए। अभी हमारे देश में जो IAS ऑफिसर बनते हैं, आप
आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा और शायद आप जानते भी हों कि आईएएस हमारे देश में वो लोग बन रहे हैं जो चार दीवारी के अंदर बंद होते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 12th क्रॉस किया, 12th क्रॉस करने के बाद में ही कुछ लोग 12th के साथ में ही या फिर कुछ लोग आफ्टर ग्रेजुएशन चले गए कहीं दिल्ली या इलाहाबाद, और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को एक हॉस्टल में कैद कर लिया, एक रूम में कैद कर लिया, और उसके बाद वो दिन रात 16 घंटे 18 घंटे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स डजेंट मैटर। लेकिन सोचिए कि जब ये लोग आईएएस बनते हैं तो क्या ये लोग सच में उस स्थिति को समझ सकते हैं, उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं जिन परिस्थितियों से एक आम आदमी गुजर रहा है? नहीं। इसीलिए हमारे देश में जो है वो जो कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, वो चीज़ें धरातल पर कम ही आ पाती हैं, और उसके धरातल पर ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो लोग खुद ज़मीनी हकीकत से जुड़े नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोन पोजीशन है अभी इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसी के साथ में जरा वैक्सीन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार लगातार लोगों को प्रमोट कर रही है कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, कई तरीके की वैक्सीन आ चुकी हैं, लेकिन अभी आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा, ये जो वैक्सीन आ रही है इसका देखिए, एक तो जो ट्रायल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रायल हुआ है, जबकि एक वैक्सीन को प्रॉपर ट्रायल में कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लगता है, क्योंकि जो हम डिसीज़ देखते हैं केवल वो उतनी ही डिसीज़ नहीं है, उसके अलावा और भी डिसीज़ हैं। अब आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक थैलेमो, जिसको थैलेमो की बीमारी है, और वो व्यक्ति पूछ रहा है कि भैया आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि यू में टेक अ मेडिसिन एट योर ऑन रिस्क। मतलब अभी क्या है कि अभी आप मेडिसिन लगवा सकते हैं, अपने रिस्क पर लगवा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसको मास्थेनिया की बीमारी है, मास्थेनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो व्यक्ति पूछता है क्या मैं ये मेडिसिन लगवा सकता हूँ, तो डॉक्टर खुल करके बात नहीं बोले कि नहीं आपको लगवाना चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, आप अपने रिस्क पर लगवा सकते हैं। अब यार जब सब कुछ आदमी अपने ही रिस्क पर करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सरकार को भी चाहिए कि जहाँ एक तरफ हमारा प्रॉपर जो भी क्या बोलते हैं, जो भी ट्रायल चल रहे हैं मेडिसिन को लेकर के, उसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए और लगातार इस डाटा को रिलीज़ करना चाहिए कि और ये किन किन जगहों पर एप्लीकेबल है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं बेहतर बना पाएंगे, जब तक हम इस डाटा को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद लोगों के सामने एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ में अभी हाई कंसंट्रेशन जो भी ऑक्सीजन मशीन आ रही है, उसके बारे में भी, उसकी भी थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब इसको बनाना चाहिए भारत के अंदर ही, ताकि ये सब चीज़ें आम आदमी को आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। अब करंट सिनेरियो में आप देखिए कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो आप एक ऑक्सीमीटर देखते हैं, उस ऑक्सीमीटर वो मार्केट में 2000 से लेकर के 2500 रुपये तक का बिक रहा है, जबकि असल में उसकी जो कॉस्ट होती है वो 500 से 600 रुपये की होती है, लेकिन तब भी लोगों को लेना पड़ रहा है। अब इसमें देखिए सभी का कहीं ना कहीं रोल है। एक तो लोगों की इंसानियत मर चुकी है, मानवता मर चुकी है। आप जिसके यहाँ लेने जा रहे हैं उसको ही पता है कि भैया इस व्यक्ति को ज़रूरत है, लेकिन क्या है, क्योंकि उसकी आंखों का पानी मर चुका है, इसलिए उसको कोई मतलब ही नहीं है आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हैं। उसको तो केवल अपना नोट छापना है, उसको नोट छापने से मतलब है। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बाईपैप मार्क्स जिस व्यक्ति को दिया जाता है, आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को बाईपैप मार्क्स दिया जा रहा है, बाईपैप मार्क्स के थ्रू उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, उसको कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बना रहता है। अभी सरकार करंट सिनेरियो में ये बोल रही है कि ठीक है भैया लोगों को क्या है, ऑक्सीजन देना है। अब आप देख भी रहे होंगे ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी चली, लोग ऑक्सीजन ला रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं ना कहीं से जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1000, 1200, 2000 का सिलेंडर बिक रहा है, और लोग उस सिलेंडर को परचेस करके अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन शायद लोगों को अब यही नहीं पता है कि इसमें डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मुंह को सुखाने लगता है। इस पर किसी कोई ध्यान ही नहीं है। बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक व्यक्ति जो कि लगातार 5-6 दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही सर्वाइव कर रहा था, उसका जो पीएच वैल्यू आ रहा है, लगातार उसकी जांच हो रही है, उसका पीएच वैल्यू लगभग 7.4, 7.5 आ रहा है। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो विद इन 24 आवर उसका पीएच वैल्यू ऑटोमेटिक 5 और 4 चला जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, केवल एक प्रॉपर इंजेक्शन, सारा काम मशीन के थ्रू ही हो रहा है। यानी मैं खुद हॉस्पिटल में रहा, जितने भी तरीके के इंजेक्शन दिए जाते थे ऑलमोस्ट मैं अपने हाथ से दे रहा था, क्योंकि ये लोग केवल पीपीई किट पहन करके अंदर आ तो जाते थे वार्ड के अंदर, बाकी उसके बाद पेशेंट को छूना नहीं है, पेशेंट को टच नहीं करना। इस तरीके का इन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर रखा है, बार बार केवल ये बोल करके कि इनको कोविड हो सकता है, इनको कोविड हो सकता है, इनको कोविड हो सकता है, जो साथ वाला है वो भी परेशान हो जाए कि हाँ यार सच में ऐसा तो नहीं कि इनको सच में कोविड है। यार बीमारी, अभी सरकार का एक अच्छा स्लोगन चल रहा है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर खुद इतना ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि वो सामने वाले को पैनिक कर देते हैं, लगातार एक ही बात बोल करके कि आप इनसे 2 मीटर की डिस्टेंस बना करके रखिए, 3 मीटर की डिस्टेंस बना करके रखिए। अरे भैया जब हर व्यक्ति उस मरीज से डिस्टेंस ही बना लेगा तो फिर उसका इलाज करेगा कौन? ये सोचने वाली बात है। अरे यार एक बीमार व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसकी एक
एक अच्छी तरीके से सेवा भी की जाए। अगर उसकी साफ सफाई करने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति कैसे ही सर्वाइव कर पाएगा। अरे भाई, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जहाँ कीड़ा वहीं बीमारी, सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन शायद अभी हमारे देश में क्या है कि डिग्री धारकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से नॉलेज बहुत कम हो गया और शायद इसीलिए यहाँ पर जो डेथ रेट है वो इतना ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है। मन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा खट्टा है इन सब चीज़ों को देख करके कि जहाँ लोगों को एक दूसरे के साथ में खड़ा होना चाहिए वहाँ आज लोग इतनी ज़्यादा दूरियां बना चुके हैं कि जो हमारे यहाँ के जो फ्रंट वॉरियर डॉक्टर, जिनको फ्रंट वॉरियर की संज्ञा दी गई, जिनको बहुत कुछ कहा गया पिछले लॉकडाउन के दौरान, वो शायद इस बार उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे जितना बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। इसी के साथ में कोविड-19 के सरकार को चाहिए कि सरकार को कुछ कोविड-19 हॉस्पिटल स्पेसिफाई कर देने चाहिए, वहाँ पर बेड की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब हमारे यहाँ की राजनीति देखिए कुछ इस तरीके से होती है कि स्टेटमेंट दिया जाता है कि ठीक है हम कानपुर के अंदर 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। अरे सोचो यार, कानपुर की आबादी कितनी ज़्यादा है और उसके बाद वहाँ पर आप 100 बेड का एक हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे तो उससे क्या ही होगा। अरे अगर हम चाहें, हमारी तमाम ट्रेन्स आज भी खड़ी हैं जो कि प्रॉपर रन नहीं हो रही हैं, हम चाहें तो हम उन ट्रेन्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में आसानी से भेज सकते हैं जहाँ पर कि हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो उनको प्रॉपर हेल्प मिल पाएगी। इसी के साथ में ये लगातार बात आ रही है कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ कम है, नर्सिंग स्टाफ कम है। अरे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस तरीके के नर्सिंग वाले कई लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। डाटा को, ये ऑफिशियल डाटा वहाँ से, सरकार को ये ऑफिशियल डाटा वहाँ से निकालना चाहिए और उसी के साथ में ये जितने भी लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई सबको वापस बुलवाना चाहिए। इसी के साथ में हमारे देश में आज बहुत सारे स्वयंसेवी इस तरीके के हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, तो सरकार को इस तरीके के भी कुछ प्लान लाने चाहिए कि 10 दिन का या 20 दिन का एक प्रॉपर कैंप लगा करके जिसमें कि कोई 2 या 3 लोगों 20 लोगों को ट्रेनिंग दें तो शायद वो 2 से 20 हो सकते हैं, फिर 20 से 40 इस तरीके से ये संख्या बढ़ सकती है। तो एटलीस्ट ये जो नर्सिंग स्टाफ की कमी है ये दूर हो सकती है। अब आपको जान करके बड़ा ताज्जुब लगेगा कि पीजीआई के अंदर एबीजी लैब, जहाँ पर कि आपको आपकी जांच, ब्लड की जांच होती है, वहाँ पर दो लैब, बड़ी लैब, एक नई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में, और दोनों की दोनों लैब 6 दिन से बंद। मतलब आप ये समझिए कि वहाँ पर एबीजी ब्लड की जांच ही नहीं हो सकती है। मतलब आप खुद इमेजिन करिए कि एक एसजीपीजीआई लखनऊ जो कि लगभग 5 किलोमीटर दायरे में बसा हुआ है, वहाँ पर ब्लड की जांच ही नहीं हो पा रही है, ब्लड लैब प्रॉपर बंद चल रही है। मतलब एक व्यक्ति किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है। आज के समय में लोग हॉस्पिटल तभी जाना पसंद कर रहे हैं जब उनके हाथ में कुछ नहीं है। इंसान के पास एक आखिरी उम्मीद बचती है क्या? हॉस्पिटल। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहाँ पर इस तरीके का ट्रीटमेंट। अरे यार, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उस व्यक्ति को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा है, जो दूसरों को पढ़ा रहा है, यार आप उसको कैसे बेवकूफ़ बनाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जान करके बड़ा ताज्जुब लगेगा कि व्यक्ति 28-27 को वहाँ पर एडमिट होता है, उसके बाद में वो 1 तारीख को एक्सपायर कर जाता है, फिर 1 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन जब डिस्चार्ज समरी देखेंगे तो डिस्चार्ज समरी आपको 29 तक की मिल रही है। मतलब उसके आगे 30 क्या हुआ, फिर 1 को क्या हुआ, उसका कोई ऑफिशियल डाटा है ही नहीं। मतलब ये क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिस्टम पे गड़बड़ी है। अगर आप बार बार रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स ऑनलाइन एसजीपीजीआई में कर दी जाती हैं, तो पहले रिपोर्ट में दिखाता है कि भैया इनको रिपीटेड सैंपल की ज़रूरत है, फिर उसके बाद में उसमें RT-PCR, ट्रूनेट, एंटीजन टेस्ट, वेरियस टाइप के टेस्ट दिखाने लगता है। मतलब आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एंटीजन टेस्ट 10 मिनट में रिपोर्ट दे देता है, तो अगर एंटीजन हुआ तो 10 मिनट के बाद में वो डाटा अपलोड हो जाना चाहिए था। मतलब अगर हम कहें 10 मिनट के बाद में नहीं तो एटलीस्ट 24 आवर में तो वो डाटा अपलोड होना चाहिए था। इसी के साथ में अगर हम ट्रूनेट की बात करते हैं, ट्रूनेट लगभग 1 से 1.5 घंटे में टेस्ट दे देता है। अब 1 से 1.5 घंटे में टेस्ट देता है, सैंपल जाता है, सैंपल कहा जाता है 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, भैया सैंपल खराब हो गया, दूसरे सैंपल की जरूरत है। ठीक है, दूसरा सैंपल भेज दिया जाता है, उसके बाद में रिपोर्ट आती है कि व्यक्ति पॉजिटिव है। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्ति पॉजिटिव है। अब जो रिपोर्ट अपलोड हो रही है, जब आप उसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन में सबसे पहले आपको क्या शो कर रहा है कि हाँ, पहली बार में सैंपल किया, वो सैंपल खराब हो गया, फिर दूसरे सैंपल की डिमांड की गई। जबकि 2 दिन के बाद में फिर आप जब उसी ऑनलाइन रिपोर्ट को देखते हैं तो आपको वहाँ से रिपीटेड सैंपल का जो रिक्वेस्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहाँ पर आपको दिखाने लगता है एंटीजन टेस्ट के बारे में, वहाँ पर आपको दिखाता है RT-PCR टेस्ट के बारे में, वहाँ पर आपको दिखाता है ट्रूनेट टेस्ट के बारे में। जबकि RT-PCR शायद हो ही नहीं रहा है पीजीआई के अंदर, वहाँ पर केवल ट्रूनेट ही प्रॉपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लोग स्वयं से ही दुखी हैं, स्वयं से ही परेशान हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि आज हम किन सिचुएशंस में खड़े हो गए हैं।
कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि इसका सही और सटीक सोल्यूशन अभी वर्तमान में किसी के पास चल रहा है। एक जो झोला छाप डॉक्टर है वो भी वही मेडिसिन दे रहा है जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर दे रहा है, मतलब जो MD है। इसकी गिनी चुनी 2-4 मेडिसिन शायद आपको भी पता होंगी, आप भी देख सकते हैं। डॉक्सी 100 हो गए, डॉक्सी 100 हो गया, ट्रिमिजोल हो गया, सेप्ट्रॉन हो गया, आफ्टर देन डेक्सटोरिन हो गया। तो इस तरह की कुछ मेडिसिन हैं जो लगभग सभी लोग दे रहे हैं। तो मतलब एक बड़ी ही सोचनीय अवस्था में हम लोग खड़े हैं कि क्या हमें सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है जब तुलसीदास जी का समय था और प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तब प्लेग का इंजेक्शन भी नहीं बना हुआ था, उसका कोई टीका नहीं बना हुआ था। और उस परिस्थितियों में प्लेग इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि सुबह गांव के एक व्यक्ति को हो और आप शाम को देखें कि आधा गांव निपट चुका है। मतलब इतनी खतरनाक टाइप की डिसीज होती है प्लेग। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी ने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। वो इसीलिए समाज सुधारक ये लोग बोले गए हैं, इसलिए नहीं कि इन्होंने केवल प्रवचन ही दिया है, इन्होंने काम भी किया हुआ है। और तुलसीदास जी ने उस टाइम पर यानी 17वीं सेंचुरी में जब ये बीमारी अपने पाँव पसार रही थी, उस परिस्थिति में इनको पता चला कि ये चूहों से हो रही है, तो इन्होंने पूरे के पूरे गांव से चूहों को पकड़ पकड़ के बाहर किया। तो मतलब बाहर के इन द सेंस जमीन में गाड़ा। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्म से पीछे ही हटने लगेगा तो फिर यार देश कैसे ही आगे बढ़ेगा। जहाँ पर ज़रूरत है कि हम सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ें, वहाँ पर इस तरीके की खींचातानी मच रही है कि सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर ऑल दी ह्यूमन बींग्स। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाना चाहिए। सुझाव देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो हेल्थी पर्सन उसको कोरोना से उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी डिसीज़ ये कोरोना, जब भी किसी को कोविड-19 हो रहा है तो जो भी आपको मेडिसिन दी जा रही हैं, डॉक्सी 100 हो गया, ट्रिमिजोल हो गया, सेप्ट्रॉन हो गया, डेक्सोनल हो गया, इसके अलावा बुडाकार्ट आपका इनहेलर हो गया। तो इस तरीके से मुझे लगता है हेल्थी पर्सन पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। जिनका थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम वीक है वो भी इसलिए गो अप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो डोज है, क्या बोलते हैं, जो भी वैक्सीन हमारी लग रही हैं उस पर लगातार ट्रायल होने चाहिए कि इसका जो अदर डिसीज़ से अफेक्टेड लोग हैं जिनका कि मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं, जैसे लाइक माइस्थेनिया हो गया, थैमो हो गया, तो भले ही इनका ऑपरेशन हो जाता है लेकिन उसके बाद भी ये पूरी तरीके से क्योरेबल डिसीज़ नहीं है। इसके सिम्टम्स अभी तक पूरी तरीके से लोगों को नहीं पता है, डॉक्टर्स को भी अंदर नहीं पता। मेडिकल साइंस अभी भी कहीं ना कहीं अपने हथियार इनके बीमारियों के सामने डाले हुए हैं। तो इस तरीके के पेशेंट्स के लिए माइस्थेनिया हो गया, थैमो हो गया, इस तरीके के पेशेंट्स के लिए ये जिनका जहाँ से भी ट्रीटमेंट चला तो यहाँ पर एटलीस्ट इनके लिए इस तरीके के बेड रिजर्व होने चाहिए कि अगर कोविड-19 नहीं भी होता है तब भी इन लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत इमरजेंसी पड़ जाती है। तो इस तरीके से 2-3 क्लासिफिकेशन सरकार को करने चाहिए। केवल कोविड-19 के कुछ हॉस्पिटल स्पेसिफाई कर देने से और वहाँ 150-200 बेड डाल देने से मुझे नहीं लगता कि समस्या हल हो सकती है। अपने देश की पॉपुलेशन देखिए, 121 करोड़ की पॉपुलेशन में आपने एक राजधानी कोविड हॉस्पिटल बना दिया जहाँ पर 210-220 बेड हैं। आप इमेजिन करिए कि 210-220 बेड, यार मतलब लगता ही नहीं है कि एक आम इंसान के लिए हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है। लग रहा है कि जिसे जो भी हमारे पॉलिटिकल बंदे हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए इस तरीके के हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे आप KGMU को देख लीजिए या फिर अभी हमारा GSBM देख लीजिए, इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर होने चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट है नहीं, ऑक्सीजन केवल कहीं ना कहीं दूसरी जगह सप्लाई हो रही है जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये जो दिल दहला देने वाले दृश्य हैं, और जो भी व्यक्ति एक घर से 1 या 2 व्यक्ति जो भी जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक माला अगर टूटती है तो उसके 2-4 मोती अगर बिखर जाते हैं तो शायद पूरी माला की शोभा खराब हो जाती है। तो अपने को खोने का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने को खो रहा है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, तो हमें सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और वक्त है कि हम सभी लोग एक सही सोची समझी रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो शायद हम लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से गेन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, उनके पास ज़्यादा बेहतर पॉलिसी मेकर्स हैं, ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं। मगर तब भी वक्त इतना बदल गया है कि आज आप अगर इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि लोगों की जान की कीमत आज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बस इतनी बची है। एक एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट उस एक्सीडेंट पे जांच करने के बजाय कि कहाँ पर क्या कमी रही है इस चीज़ को ढूंढने के बजाय आप देखेंगे गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देती है कि मृतकों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा क्षतिपूर्ति के तौर पर। तो मतलब कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट ह्यूमन को उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। बाकी जो भी है सब ईश्वर गति है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।